So welcome to my channel Academy Vela. I am Astos and let's begin today's class. So जैसे कि पता है आपके लिए मैं ऑलरेडी क्लास 12th की वीडियोस लेकर आ रहा हूँ बिहार बोर्ड की, और उसी सिलसिले में जैसा कि मैंने पहली ही वीडियो अभी तक अपलोड कर रखी है और आपकी बारी डिमांड आ रही है कि आगे की वीडियोस को भी कंटिन्यू किया जाए, लेकिन ड्यू टू सम टाइम एस्पेक्ट्स कुछ टाइम का इशू हो रहा था, इस वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यूसली नहीं ला रहा था। लेकिन अब आपके लिए मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँगा फिर से, ठीक है। तो अभी उसी फ्लो में अगला जो चैप्टर है वो है भारत इज़ माई होम, यानी कि बिहार बोर्ड की क्लास 12th की इंग्लिश की बुक का जो चैप्टर 2 है उसका नाम है भारत इज़ माई होम, जो कि जाकिर हुसैन ने लिखा है, और उस चैप्टर को मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो के, है ना। उस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं इसका ब्रीफ कि एक्चुअल में ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो जैसे कि जाकिर हुसैन के बारे में आपको पता ही है, वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ भारत इज़ माई होम जो चैप्टर है उसमें वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने भारत को यानी इंडिया को एक अलग नज़रिए से देखा है एजुकेशनल पर्पस से, है ना। शैक्षणिक योग्यताओं में निपुण है हमारा देश, इसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई इस पोएम में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, थोड़ा जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ने लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1897 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1969 में उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद, वो हैदराबाद में जन्म हुए थे उनका, वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, है ना। तो कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका जन्म तो हैदराबाद में हुआ था, और वो एक हमारे फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, महान फ्रीडम फाइटर में से एक उनका भी नाम लिया जाता है। और वह एक बहुत ही एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, है ना। जो एजुकेशनिस्ट होते हैं उसमें भी एमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध, है ना। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 ईस्वी में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और साथ ही साथ वो बिहार के पहले राज्यपाल भी रह चुके थे, है ना। वो पहले वो जो थे राज्यपाल भी रह चुके थे बिहार के। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव in 1967 after taking the oath as president। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि भारत इज़ माई होम है, यह जो है ना उनके स्पीच से लिया गया है। वो जो स्पीच 1967 में जब दिया था उन्होंने, है ना, प्रेसिडेंट जब बने थे, जो ओथ यानी कि प्रतिज्ञा जो ली जाती है उस समय उन्होंने ये स्पीच दी थी, वहीं से ये निकाला गया अंश है ना, जो कि भारत इज़ माई होम है। आगे है, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन places himself to the service of the totality of India's culture। तो जब उन्होंने पहले स्पीच जब दिया था, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए थे, है ना, तो उन्होंने जो अपने जो प्लेस दी थी, जो प्रतिज्ञा ली थी, उसमें वो कहते हैं कि वे स्वयं को भारतीय संस्कृति की, है ना, जो भारतीय संस्कृति है उसकी समग्रता के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया था, है ना, जो कि हमने पढ़ा। और अब हम पोएम मतलब जो कहानी है उसकी तरफ चलते हैं, जो स्पीच है उनकी, राइट। भारत इज़ माई होम, राइट। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड। देखिए क्या कहना चाहते हैं। कन्फेस मतलब होता है ना अपने बारे में किसी चीज़ की स्वीकार करना, कन्फेस मतलब एडमिट करना, स्वीकार करना, है ना। तो आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट मतलब आपका विश्वास। तो वो कहते हैं कि मैं अवश्य इसको स्वीकार करता हूँ कि जो लोगों ने मुझ में विश्वास दिखाया है, इस देश के सर्वोच्च पद पर चुनकर, है ना, मुझे व्यक्त किया है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा गदगद हो गया हूँ, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि जो लोगों का प्यार है, लोगों ने मुझ में जो ट्रस्ट दिखाया है उसको वो एडमिट करते हैं, उसको वो कन्फेस करते हैं
कि हाँ भाई, आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा और ये जो देश का सर्वोच्च पद है जो आपने जिसके लिए मुझे चुना है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं उससे बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ही गदगद हूँ मन ही मन। ठीक है, कि मुझे सब मौका मिल रहा है आप लोगों की सेवा करने का। चलिए अगला पैराग्राफ है कि डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition, and wealth of experience rarely to be found anywhere. जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, है ना, जो कि राष्ट्रपति बनने पे इस पद को, कौन से पद को, जो ये प्रेसिडेंसी वाली पद है, तो इस पद को बौद्धिक उपकरण प्रदान किया, मेंटल इक्विपमेंट प्रदान किया, जो कि विद्वता का एक ऐसा स्तर है ना जो अन्य मतलब अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है, कहीं और पाया नहीं जा सकता। तो उनके कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो प्रेसिडेंसी को अपने देश में लाकर एक ऐसा मेंटल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराया जिससे कि ये जो है एरुडिशन, मतलब आपको बता दूं, होता है विद्वता, है ना, जो ये डिग्री ऑफ एरुडिशन है, राइट, यानी कि कैसे कहा जाए कि विद्वता का जो ऐसा स्तर है ना, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव की ऐसी संपदा, है ना, जो कि अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. मतलब अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने वो समर्पित कर दिया नॉलेज एंड ट्रुथ की खोज में, यानी कि ज्ञान और जो सच्चाई थी उसकी खोज में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ही इज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर, मतलब उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि शायद ही कोई और कर पाए, और एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, उन्होंने इन इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स को एक्सप्लेन किया है और जो वननेस है यानी कि एकता है, जो कि ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की कहते हैं ना, सच्ची जो विचार व सच्चे आध्यात्मिक मूल्य, है ना, स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य की जो सच्चाई है उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आगे है, he has never lost his faith in the sincere humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. कहा जा रहा है कि वो जो ऐसे व्यक्ति थे, है ना, कि उन्होंने अपनी जो एसेंशियल ह्यूमैनिटी यानी कि कहते हैं ना मूलभूत मानवीयता में, उनकी मनुष्य की मूलभूत मानवीयता में उनकी जो आस्था थी ना वो अडिग रही, नेवर सीज्ड, वो कभी डगमगा ही नहीं, एंड टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, और साथ ही साथ वे स्वयं सदैव सभी लोगों के सम्मानपूर्वक व न्याय के साथ जीने के अधिकार के लिए लड़ते रहे, है ना। तो एक तरीके से उनकी जो डेडिकेशन थी उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, किसकी, डॉक्टर राधा कृष्णन की। आगे है कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। तो ह्यूमिलिटी मतलब बता दो तो होता है विनम्रता, है ना, और इस लाइन के जरिए बताया जा रहा है कि ये जो अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कहते हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, है ना, कि इस पद को मैं विनयशील व विनम्रता व पूर्ण संपन्न टोटल डेडिकेशन की भावना के साथ ग्रहण करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे नवाजा है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो ये भी कहते हैं कि मैंने अभी अभी, है ना, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव। और वो ये भी कहते हैं कि यह संविधान जो है एक नए राज्य का है जो इस देश के स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, इतिहास में पहली बार अपने ऊपर लागू किया है और मैं उसका मतलब नेतृत्व करूंगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा उनका मानना था। It is a young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. तो peculiar मतलब होता है अनूठे अंदाज में, है ना, अनूठे, एथनिक मतलब धार्मिक,
और फिर यहाँ पे बोलते हैं यहाँ स्टेट, यंग स्टेट इसलिए बोला जा रहा है कि उस समय ही आज़ादी वगैरह हुई थी, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए थे, तो इसको यंग स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया गया यहाँ पे। तो इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यानी कि यह उन प्राचीन लोगों का नया राज्य है ना, जो कि यूँ कहें तो जिन्होंने हजारों वर्षों के दौरान, है ना, विभिन्न डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स है ना, तो विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा शाश्वत मूल्यों को अपने अनूठे ढंग से प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो बताया जा रहा है कि ये वैसा देश है, वैसा राज्य है जो कि वहाँ यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, बलिदान दिए हैं, कि अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ एकजुट होकर, है ना, इसे शाश्वत मूल्यों को अपने ढंग से प्राप्त किया है। इस वजह से उसको वो बहुत मतलब तवज्जो देते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। अब आगे है, फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। अब उनका कहना है कि मैं उन मूल्यों को, है ना, मैं उन, इसमें बोल रहे हैं कि मैं उन मूल्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हो सकता है कि कभी परिस्थितियों के बदलने के कारण उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त ना हो सके, फिर भी वे मूल्य सदैव वैध रहें और नए प्रयासों की आवश्यकता के लिए प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, है ना। द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस, है ना, वो जो मूल्य हैं वो हमेशा ही वैध रहेंगे, एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और जो नए प्रयासों की आवश्यकता के लिए वो हमेशा उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे। द पास्ट इज नॉट डेड and static. It is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. वो कहते हैं कि उसकी हमारी मतलब हमारे अतीत जो है ना, जो हमारा पास्ट है, वह मृत नहीं हो चुका या फिर कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वह जीवित है। इट इज़ अलाइव और डायनेमिक भी है, यानी कि वो गतिशील भी है, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। और ये चीज़ जो है, हमारी जो पास्ट है वो अभी भी हमारी जो प्रेजेंट यानी कि अभी वर्तमान जो चीज़ों की गुणवत्ता है उसको खोजने में लगी है। डिटरमाइन मतलब उसकी खोज में लगी है ना, और हमारे भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में भूमिका निभा रही है ना, भविष्य के बारे में भी सोच रही है। कहने का मतलब है, मैं इस पैराग्राफ से आपको एक कंक्लूजन देता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत लोगों ने मेहनत की कि भाई हम संघर्ष करते हैं, हम सारे यूनाइट होंगे, अलग अलग धर्म वाले और धर्म के लोग जो यूनाइट होके यहाँ की जो गुणवत्ता है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, एक अनूठे अंदाज में। फिर ये हैं जाकिर हुसैन, वो भी एक प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं हर एक वैल्यूज़ की कद्र करूँगा, जैसे ये कहते हैं ना, मूल्यों के प्रति अब समर्पित रहूँगा, दोज वैल्यूज़ की जो यहाँ पर पास्ट में जो चीज़ें थी, है ना, द पास्ट जो है वो पूरी तरीके से डेड नहीं हुई है, वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और वो क्या कर रही है, जो पीछे की जो हमारे सिद्धांत हैं, पास्ट के जो सिद्धांत हैं, वो हमारे आज प्रेजेंट को जीने में हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर को भी डिसाइड कर पाएंगे इन्हीं गुणवत्ता, इन्हीं मूल्यों के अनुसार, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला फोर्थ पैराग्राफ है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो ये प्रोसेस है कि निरंतर नवीकरण का, जैसे कि कांस्टेंट रिन्यूअल, है ना, इज इंडीड, वास्तव में देखा जाए तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर नेशनल कैरेक्टर। तो ये कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं, बस राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की एक प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि जो ये कांस्टेंट रिन्यूअल, ये लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, उसका जो प्रक्रिया है, वास्तव में ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे देश और मतलब हमारे देश की जो कल्चर है ना, संस्कृति है, और जो राष्ट्रीय चरित्र है उसको ग्रोथ दिया जा रहा है एक तरीके से। जो हमेशा ये चेंजेस हो रहे हैं वो और कुछ नहीं, उनको ग्रोथ दिया जा रहा है इन सबको, है ना। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट renewal and I may be forgiven the presumptions that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made an account of my long association with the education of my people. तो अभी जो ये नवीनतन की बात की जा रही थी, कांस्टेंट रिन्यूअल की जो बात की जा रही थी,
उनके मानने में कि ये जो शिक्षा का कार्य है ना, ये जो शिक्षा का कार्य होता है, बिजनेस ऑफ एजुकेशन, वही जो है आपका ये कांस्टेंट रिन्यूअल को मिनिस्टर करने में हेल्प करता है, यानी कि उसको नवीनीकरण आप जो कर रहे हैं उसमें ये योगदान देता है। ठीक है, कौन? जो हमारी शिक्षा है। मतलब देखिए, अब शिक्षा पे भी अपना प्रकाश डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा होने से लोग शिक्षित अगर होंगे तो ये रिन्यूएशन जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। तो उनका कहना है कि ये जो बिज़नेस ऑफ एजुकेशन है, बिज़नेस मतलब वो काम काज को नहीं समझे, बिज़नेस यानी कि कार्य होता है। तो जो बिज़नेस ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा का कार्य है, इस नवीनीकरण में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस। प्रिजम्पशन का मतलब होता है जैसे कि आप किसी चीज़ को सपोज करते हैं, है ना, या फिर यूं कह लीजिए प्रिजम्पशन मतलब होता है मान्यता या कि धारणाएं। तो एंड आई मे बी फॉरगिवन, है ना, द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली। इस लाइन के जरिए वो बताना चाहते थे कि जो वो अभी हैं, है ना, यानी कि जो पदवी उनको अभी मिली है ये प्रेसिडेंटशिप वाली, वो सारा कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं कि मेरा, यानी कि उनका लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, यानी कि उनका हमेशा वैसे लोगों के साथ जुड़ा रहना जिनका रिलेशन जो है शिक्षा से था। यानी कि वह जो थे बहुत सारे ऐसे विद्वान लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, जिस वजह से उनका जो रिलेशन था उनके साथ था, और इसी वजह से वो सारा क्रेडिट देते हैं कि मैं इस जो उच्च पद पर मेरी चयन की गई है, वो सारा क्रेडिट उस एजुकेशन को ही देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड है वो किस तरफ केंद्रित है ना। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। वो ये भी बोलते हैं कि मैं यह मानता हूँ कि जो शिक्षा है वह राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धि का एक प्रमुख, दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। यानी कि उनके मायने में जो ये शिक्षा है वो राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धि का प्रमुख साधन है, और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता का राष्ट्र की गुणवत्ता से अटूट संबंध है, अटूट नाता है। वो उनके मायने में ये कहना चाहते हैं। ठीक है, फिफ्थ है कि आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो ओवर इट मे हैव कम एंड बाई होम सो ओवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। वो कहते हैं इसीलिए अतः मैं अपने राष्ट्र की जो अतीत संस्कृति है उसके प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ, है ना, एक तरीके से। क्योंकि वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो पास्ट कल्चर है, भले ही वो जहाँ से भी आया हो, वेयर सो ओवर और बाई होम सो एवर इट मे हैव बीन, और भले ही वो किसी के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया गया हो हमारे देश की संस्कृति में, वो उनके लिए, है ना, अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी को वो प्रस्तुत करते हैं, है ना, प्रतिज्ञा लेते हैं उसकी। एंड ऑल्सो आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। और मैं देश की जो संस्कृति है उसके प्रति भी अपनी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं सर्विस करूँगा, अच्छे से उसकी देखभाल करूँगा। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, और मैं अपनी देश के लिए जो वफादारी से उनके कहते हैं ना प्रतिज्ञा लेता हूँ इस चीज़ की भी कि आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इन रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कोई भी धर्म, कोई भी भाषा का परहेज करते हुए, सभी धर्म और लैंग्वेज का परहेज करते हुए, मतलब किसी के पर्टिकुलर रिलीजन में वो उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, और साथ ही साथ वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अपने देश के प्रति वफादारी से समर्पित हूँ। आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। और वो भी ये भी प्रतिज्ञा कहते हैं कि मैं अपने आप को, है ना, देश की जो स्ट्रेंथ है ना, जो मजबूती है और उसकी जो प्रोग्रेस है ना, उसके प्रति, एंड साथ ही साथ फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों की जो वेलफेयर यानी कि उसकी भलाई है ना, उसके प्रति समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। मतलब बिना भेदभाव किए, जात पात का, रंग भेद का, है ना, इन सब का बिना मतलब इनकी चिंता किए, इसमें बिना इनरोल हुए, वह सबकी अपने देश के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा को समर्पित करते हैं। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। वो कहते हैं कि जो पूरा भारत जो है वो मेरा घर है
और यहाँ के लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, और लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए यहाँ का नेता बनाया है, यहाँ का इस फैमिली का हेड बनाया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, और ये मेरे दायित्व बनता है, मेरी मतलब कह सकते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस परिवार की अच्छे से है ना रक्षा करूं। टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, इस घर को मजबूत बनाऊं, सुंदर बनाऊं। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, और वैसे लोगों की सहायता कर दूं है ना, जो कि हमेशा अपने आप को अच्छे से अच्छे कार्यों में लिप्त रखते हैं, इंडल्ज रखते हैं। बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, एक सच्ची और अच्छी कार्यों के प्रति जो लोग अपने आप को समर्पित रखते हैं, वैसे लोगों के लिए मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल घर बनाऊं, जो कि घर इन द सेंस की देश की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो ये उनकी जो डेडिकेशन था वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, जो प्लेस करते हैं लोगों के प्रति, है ना, प्रतिज्ञा ले रहे हैं देश के प्रति अच्छा कार्य करने के लिए, वो उन्होंने 5th स्टेंजा में डिलीवर किया है। 6th पैराग्राफ पढ़ते हैं कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस। ये जो परिवार है वो बहुत बड़ा है ना, और कहा जा रहा है कि और कुछ असुविधाजनक गति से बढ़ता जा रहा है ना। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पैरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। अनस्पैरिंगली मतलब बिना आराम किए, है ना। तो वो कह रहे हैं वी शैल ईच वन ऑफ अस, मतलब हम सब ने, है ना, each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way। देखिए each in his own way इसका मतलब अपने ढंग से। तो वो कह रहे हैं कि हम सब ने अपने अपने ढंग से जीवन के नव निर्माण में पूर्णतः रूप से भाग लेना है ना, और वो भी अपने अंदाज में, कोई दिक्कत नहीं है। For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration becomes endemic in our country। और ये भी बोल रहे हैं वो कि हमारे सामने जो इतना बड़ा कार्य है ना, कि हम में से कोई भी आराम से बैठ नहीं सकता है। उनका मानना ये है क्योंकि भाई ये जो शिक्षा प्रणाली है इसको बढ़ाना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा टास्क है और इसके लिए हम खाली बैठ नहीं सकते हैं, और ना ही तो निराशा देश में महामारी की बात, नहीं तो मतलब क्या होगा कि जो निराशा है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो हमारे देश में एक एंडेमिक, है ना, एक महामारी की तरह फैल जाएगी। तो वो कहते हैं हमें चुप नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क वर्क एंड मोर वर्क। जो अभी परिस्थिति है ना, वो हमसे काम और अत्यधिक कामों की डिमांड कर रही है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, है ना, शांत ढंग से निरंतर काम करते रहने के लिए हमारी डिमांड कर रही है। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, है ना, और जो कि कहते हैं ना, निरंतर पुनर्निर्माण के लिए ठोस और सच्चे दिल से कार्य करने की आवश्यकता है। ये उनके विचार थे। अभी है 7th पैराग्राफ कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। जो ये कार्य इन्होंने देखा, जो लोग मिलजुल कर काम करेंगे, देश के डेवलपमेंट के लिए अपना भागीदारी देंगे, उसके लिए वो कहते हैं मेरे विचार में इस कार्य के 2 पहलू हैं, है ना, कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो हम 2 चीज़ों से कर सकते हैं कि वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। वो कहते हैं कि अगर हम एक काम करें, पहला कि अपने आप के लिए कार्य करना शुरू करें, और दूसरा अपने आसपास के समाज के लिए कार्य करना शुरू करें, तो इन 2 पहलुओं पर अगर हम वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो देश है वह उन्नति करेगा, विकास की राह पर अग्रसर होगा। तो ऐसा उनका मानना था, और वो 2 पहलुओं पर कैसे टिप्पणी करते हैं वो देख लेते हैं इस पैराग्राफ में कि दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, है ना। ये जो दोनों पहलू हैं ये एक दूसरे के लिए फलदायक होंगे। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। देखिए, इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर इंसान स्वयं के लिए कार्य करना लगता है ना, तो वह स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में आत्मसंयम द्वारा अपने नैतिक विकास करने लगेगा। मतलब अगर उस खुद पे अपना क्या कहते हैं कार्य कर रहा है अपने आप को सुधारने के लिए, तो वह एक तरीके से नैतिक डेवलपमेंट कर रहा है, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास कर रहा है एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, अपने ही
नियम कानून जो उन्होंने बनाए हैं उसी के हिसाब से वो अगर कार्य करेगा तो ऐसा बढ़िया होगा हमारे लिए, विच अलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, और उसी तरीके से ये डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और जो इसका मतलब रिजल्ट होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा, नैतिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा उनको, है ना। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, पेरिल मतलब होता है खतरा। ये जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है अब हम उसको थोड़े बहुत नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, इस खतरे को, पेरिल मतलब खतरा। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approximation of the society to which it is privileged to serve a better, a juster and more graceful ways of life। और ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम अभी एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपने देखा था कि जो एंड प्रोडक्ट है वो एक तरीके से ये बताया जा रहा था कि मतलब रिजल्ट, है ना, कि जो ये रिजल्ट था किस चीज़ का, अगर इंसान खुद पे, जो पहला वाला था ना, वर्क ऑन वन सेल्फ, तो अगर इंसान खुद पे अपनी मेहनत करता है, कार्य करता है, तो डेफिनेटली वो जो है मोरल डेवलपमेंट करता है ना, नैतिक बढ़ोतरी करता है ना, उन्नति करता है। और अगर हम इस एंड प्रोडक्ट, देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, एंड प्रोडक्ट जब भी यूज़ होगा यानी कि समझ लीजिए उस रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, है ना, जो ये एंड प्रोडक्ट इसका होगा, जिसका परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलेगा कि एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा आपको, एक तरीके से, ये समझ गए। अब बार बार ये नेग्लेक्ट करने के लिए बात कर रहा है और एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो ये एंड प्रोडक्ट है, ये जो कह रहे हैं कि स्वतंत्र व नैतिक व्यक्तित्व जो इंसान को प्राप्त होगा, कैन नॉट सस्टेन, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी कि ये तब तक नहीं रह सकेगा अपने आप पे, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर, यानी कि जब तक इस चीज़ को हम सोसाइटी से नहीं कनेक्ट करते हैं, ये कार्य जो हम इंसान पर्सनल बेसिस पे कर रहा है उसको हम समाज से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। अ जस्टर एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और ना ही हमें एक अच्छे ढंग का जीवन जीने को मिलेगा जो ग्रेसफुल वे में हम व्यतीत कर पाएंगे, ठीक है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांसमेंट ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, और ये भी बोला जा रहा है कि जो इंसान जो सोचते हैं कि खुद की अपनी उन्नति करके अपनी ही क्या कहते हैं कि नैतिक व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेगा, नहीं, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, मतलब पूरी तरीके से नहीं कर तो लेगा, फुल परफेक्शन के साथ नहीं कर सकता है जब तक उसे जो कलेक्टिवली सोशल एग्जिस्टेंस के बारे में ना पता हो, यानी कि जो ये सामाजिक अस्तित्व है उसको अगर वो नेगलेक्ट करेगा तो वो परफेक्ट नहीं अपने आप को अचीव कर पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि सोशली आप अपने आप को एग्जिस्ट करना बहुत मैंडेटरी है, भले ही आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपको अपने समाज के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। अब चलिए इसके बारे में इसको सॉर्ट आउट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, जो कि लोग इस दो कार्य में, इंडिविजुअल एंड सोशल में इंडल्ज है, यानी कि दो काम करना था ना, उन्होंने एस्पेक्ट्स बताए थे कि पहला था कि इंडिविजुअली अपने आप पे वर्क करो और सोशली भी, यानी कि इंडिविजुअली और सोशली जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। 8th पैराग्राफ है ना, कि दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। इन दोनों पहलुओं पर अगर हम कार्य करते हैं ना तो हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष सुगंध प्राप्त होगी। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। उनके मानने में हमारा जो राज्य है केवल शक्ति संपन्न संगठन नहीं है, वो एक नैतिक संगठन भी है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस। और ये भी कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन। ये कि हमारा जो ऐसा हमारा राष्ट्रीय स्वभाव का अंग भी है, और यह विचार हमें स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे महान नेता गांधी जी से धरोहर में मिला है। क्या मिला है कि दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस, कि जो हमारी शक्ति है ना, शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। वो ये भी कहते हैं कि हम अपने सिद्धांत, है ना, जो कि सशक्त है, तो हम अपने सिद्धांत सशक्त की शांति के लिए कार्य करने के हेतु हमेशा समर्पित रहेंगे। उनका मानना ये था। ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं और वो क्या कहते हैं देखते हैं। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। और वो रिक्विजिट मतलब आवश्यक होता है,
वो कहते हैं कि मुझे पूर्ण भरोसा है ना, मुझे पूरे रूप से भरोसा है कि मेरी जो जनता है, जो मेरे अपने लोग हैं, वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक ढंग से करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है उसको जुटा पाएंगे। मतलब उनका पूरा फोकस यही है कि भाई आप इंडिविजुअल और सोशल दोनों पे वर्कआउट करो और सारे काम अच्छे होंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचैंटिंग एंटरप्राइज। और इस मोहक कार्य में अपना योगदान देने में मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो इस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो स्पीच थी, माई भारत मतलब भारत इज़ माई होम, वो यहाँ एंड होती है। और आशा करता हूँ आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और मेरी जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। और आप मेरे से कोई भी कमेंट्स पूछने के लिए मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।